नमस्कार, मैं डिकोडिंग से हरीश कुमार। योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज़्यादा दिन तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान स्थापित किया है और अभी भी उनका जो कार्यकाल है वो चल रहा है। इसके पहले गोविंद बल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके रिकॉर्ड को आगे मतलब रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए योगी आदित्यनाथ 8 साल 4 महीने और 10 दिन कंप्लीट कर लिए हैं योगी आदित्यनाथ ने। और इसके पहले गोविंद बल्लभ पंत ने 8 साल और 127 दिनों का कार्यकाल पूरा किया था। योगी आदित्यनाथ वाहिद ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में बने रहते हैं, फिर वो चाहे जेसीबी की बात हो, चाहे उनके सख्त रवैये की बात हो, चाहे जो आंदोलनकारी हैं उनपे जो डंडे टूटते हैं उनका उनसे वसूलने की बात हो या फिर त्वरित न्याय की बात हो, योगी आदित्यनाथ खबरों में बने रहते हैं। अब चूंकि उन्होंने कार्यकाल पूरा कर लिया है तो इस मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ मिस्टर राकेश त्रिपाठी हैं, जिनको 40 सालों का जर्नलिज्म का अनुभव है। इसके अलावा समाज को, भारतीय समाज को बहुत करीब से देखा है उन्होंने, राजनीति को कवर किया है और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का जो बीजेपी का जो 1990 से जो भी एजेंडा रहा है उसको बहुत करीब से समझते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आज का डिकोडिंग 24x7 का जो पॉइंट है वो ये है कि सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान स्थापित किया है योगी आदित्यनाथ ने। एक सबसे पहला ही सबसे हल्का फुल्का सवाल है सर, आपको लगा था कि वो इतने दिन तक मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे? जब पहला कार्यकाल उनका आया था और जिस तरह से वो आए थे, गद्दी पर बैठे थे हरीश, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद मुश्किल हो। मुझे लग रहा था कि कुछ अंतर्कलह हो, क्योंकि उनको ऐसा माना जा रहा था उस समय तक कि शायद मनोज सिन्हा यूपी के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और वो तो काशी विश्वनाथ में दर्शन वर्शन भी कराए थे, लेकिन अचानक बाजी पलट गई। और यही होता है, देखिए, राजनीति में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। ये क्रिकेट के खेल की तरह है, आखिरी बॉल तक लोग उम्मीद बनाए रखते हैं। तो इसी तरह से वो फिर आरएसएस बीच में आया और किस तरह से उनकी किस तरह से वो मुख्यमंत्री बने, आप सब लोग जानते हैं। तो शुरू में तो लगा था कि उनके आने पर हो सकता है कुछ अंतर्कलह हो और उनको कामकाज करने में उनका क्या रवैया है, लोगों का एटीट्यूड क्या है काम को लेकर कैसे। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा 2022 में भी उनकी कप्तानी में चुनाव जीता बीजेपी ने, और वो फिर से कप्तान बने, मुख्यमंत्री बने। और लगातार 10 साल तक, अब तो 10 साल तक रहेंगे अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी बात ना हो। लेकिन अभी रिकॉर्ड उनका हो गया ये। ऐसा नहीं है कि एक बार आप चुन लिए गए मुख्यमंत्री तो आप बने रहेंगे 5 साल। कहाँ कोई बन पाता है, बीच बीच में कितनी बार टूट फूट होती है। लेकिन अगर कोई इतने साल तक मुख्यमंत्री बना रहा है तो न सिर्फ उसकी काबिलियत है, बल्कि उसकी काबिलियत इस बात में भी है कि उसको लेकर जो भी गोटियां केंद्र में इधर से उधर हो रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं, वो उन्हें भी कैसे खूबसूरती से उसने हैंडल किया। भाई, राजनीति सिर्फ आपके पद पर काम करने का काम नहीं है, अपने आप को बचाए रखने का भी काम है। तो आप डिफेंस भी करें, अटैक भी करें, तो वो दोनों काम किस तरह से योगी ने किया है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा दिन तक वो चीफ मिनिस्टर रह पाए। शायद इसलिए कि उनका कामकाज बहुत अच्छा था और कोई उंगली नहीं उठा सकता उनके ऊपर। कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं था, कोई शिकायत नहीं हो सकती। और शिकायत होती भी होगी तो वो समय समय पर आकर, दिल्ली आकर उसको सुलटा लेते होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्योंकि राजनीति में तो कभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और बहुत योग्य, बहुत सर, काबिल आदमी भी जो है दिक्कत होती है उसको। सर, आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में वो कौन से बड़े बदलाव हैं जिन पे आप प्रकाश डालना चाहेंगे कि ये बड़े बदलाव ऐसे थे जो बिल्कुल एडमिरेबल थे और सबने उसका वेलकम किया लगभग? सबसे बड़ा बदलाव है लॉ एंड ऑर्डर में तब्दीली। योगी जी जिस तरह से 2017 में आए और उन्होंने आते ही लॉ एंड ऑर्डर को पकड़ा पहले। देखिए, कोई भी नया कप्तान आता है, मैं कप्तान मतलब मैं पुलिस कप्तान की बात करता हूँ जिले में, कोई भी नया कप्तान आता है तो उसके आने पर समझ में आ जाता है कि हाउ सीरियसली ही इज टेकिंग इट अप, लॉ एंड ऑर्डर को।
अगर आपको चुस्ती दुरुस्ती दिखने लगे और आपको पुलिस की जीपें घूमते हुए गश्त लगाते हुए दिखने लगे उसके आने के 2-4 दिन बाद, तो समझ जाना चाहिए कि आदमी ठीक है, सतर्क है, अलर्ट है। योगी के आने के बाद यूपी में यही हुआ। हम सब लोग तो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हमें अंदाजा है कितना क्राइम होता था इस इलाके में। गाजियाबाद मेरठ का इलाका कितना क्राइम का इलाका था, लेकिन आज क्या हालत है। दिल्ली और नोएडा और हरियाणा के आसपास जो भी गाड़ियां चोरी होती थी हरीश, वो कटने के लिए रातों रात पहुंच जाती थी मेरठ। और मेरठ में 4 ऐसे परिवार थे जो एक ही खानदान के थे, मुस्लिम परिवार थे, जिनका ये धंधा था। रातों रात मतलब 2 घंटे के भीतर गाड़ियां कट के खत्म हो जाती थी, उनके औजार अलग अलग हो जाते थे, बेच दिए जाते थे। वो सब खत्म हो गया। लॉ एंड ऑर्डर में आपने देखा कि किस तरह से बाहुबलियों से योगी निपटे हैं। किसी भी मुख्यमंत्री का सबसे अच्छा कदम क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो, चोरी चकारी ना हो, छिनैती ना हो। मैं तो जानता हूँ गाजियाबाद के स्टेशन से नोएडा आते हुए कितने लोगों की छिनैती हो गई। ऑटो से आ रहे हैं रात में या अल्लस सुबह और हो गई छिनैती। अब कभी कभी कोई नहीं दिखता। तो सर ये चीजें दिखती है। लॉ एंड ऑर्डर हरीश पहली चीज होती है जो दिखने लगती है, और उसमें किसी की चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है, किसी की रिपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो वो दिखती है। अखिलेश के समय में जो थी वो भी पता थी, वो भी एकदम दिखती थी। लेकिन योगी के आने के बाद भी दिखने लगी कि हाँ, सबसे पहला असर जो होता है वो लॉ एंड ऑर्डर पर आता है और वो दिखता है। आप कुछ कह रहे थे। सर मैं बीच में इसलिए टोक दिया आपको कि बहुत बीच में एक रोमियो स्क्वाड जो है हमने सुना था सर, रोमियो स्क्वाड चल रहा था, और क्या उसका असर है? उत्तर प्रदेश की लड़कियां अब कुछ सिक्योर महसूस करती हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आपको क्या लगता है सर? देखिए, अब सिर्फ रोमियो स्क्वाड का ही मामला नहीं है। मैंने जैसा कि कहा कि महिलाओं की सुरक्षा का मामला है। देखिए, कोई भी कोई भी प्रशासन हो, हम ये नहीं कह सकते कि 100% वो क्राइम खत्म कर देगा। ये बड़ी सच्ची बात है और धरातल पर कही हुई बात है। ये अनुभव की हुई बात है। कोई भी प्रशासन हो, 100% उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सारी बुराइयां खत्म हो जाएं और सारी अच्छाइयां सामने आ जाएं और आदर्श समाज हो जाए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है कि जो भी अपराधी हो वो घर के भीतर घुस जाए, उनको समझ में आ जाए कि वो जो क्राइम करने जा रहे हैं, अगला स्टेशन उनका, अगला पड़ाव उनका पुलिस स्टेशन होगा। और पुलिस में भी क्या होता था हरीश, मैं आपको बताता हूँ। पहले यानी योगी के आने के पहले क्या होता था कि जो पुलिस पकड़ती भी थी कभी किसी को, तो वो जो केस लिखती थी, केस डायरी होती थी, वो इतनी वीक लिखती थी कि वो आदमी 2 दिन में छूट जाता था। चाहे रेप का मामला हो, चाहे चोरी डकैती का मामला हो, चाहे मार पिटाई का मामला हो। मतलब केस इतना खराब लिखे जाते थे कि वो स्टैंड ही नहीं कर पाते थे अदालत में, और अदालत में एक बढ़िया वकील उनकी ऐसी तैसी कर देता था। तो पुलिस ने जो किया, मान लो किसी तरह पकड़ा भी तो अदालत से छूट गया। ये चीज अभी सरकार में कम हुई है। और जैसा कि आपने कहा कि रोमियो स्क्वाड है, मुझे लगता है मैं कई ऐसी रोमियो स्क्वाड का एक ही इलाज है। आपने कई बार वीडियो में देखा होगा कि आदमी को जब पकड़ा जाता है ऐसे रोमियो को, तो लंगड़ाते हुए थाने आता है और लंगड़ाते हुए ही थाने जाता है। तो आपने ये देखा होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर भय ना हो, अगर अपराधियों के अंदर भय ना हो प्रशासन का, तो वो प्रशासन किसी काम का नहीं। और इस प्रशासन में मैंने देखा है, मैंने तो कई सारे मैंने देखे एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ मिनिस्टर्स के। किसी का कोई मतलब मायावती और अखिलेश और मुलायम का तो आप भूल ही जाइए। मैं सर समझता हूँ मैंने इस समय जी। सर मैंने रोमियो स्क्वाड इसलिए कहा क्योंकि सुनने में कितना एक उस तरीके का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सर सुना था, डॉग स्क्वाड सुना था। तो जब पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई रोमियो के लिए भी स्क्वाड बनेगा, और वो किस तरीके का होगा कि आप गर्ल्स कॉलेज के बाहर लड़कियों के आगे पीछे अगर आप बदतमीजी करते हुए दिखते हैं तो फिर पुलिस आपको नहीं छोड़ने वाली है।
अपराधियों के तरीके से सुलूक करेगी और आपको अपराधी माना ही जाएगा। और ये अच्छी शुरुआत इसलिए भी है कि अगर आप पहले भय आपके मन में होना चाहिए कि आपने ये किया तो ऐसा होगा। दूसरी बात, फिर जब कई दिन तक ऐसा चलेगा तो धीरे धीरे आप महिलाओं की इज्जत करना सीखेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हर अपराध को योगी जी नहीं पकड़ सकते। वो अपराध की मानसिकता की शुरुआत घर से होती है। अगर घर में माँ बाप ये देखते रहे, हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ लड़कियों के बारे में सोचते हैं ना कि हमारी लड़की 8 बजे तक घर आ जाए। हम कभी लड़कों के बारे में क्यों नहीं सोचते कि वो 8 बजे से पहले आ जाए, वो 8 बजे के बाद कहाँ थे, हम क्यों नहीं पूछते उनसे। तो हमारे समाज की भी गड़बड़ है। लेकिन ये है कि अगर आप रोमियो रोमियो स्क्वाड बनाना मतलब बेसिक पकड़ना, वहीं से अपराध की शुरुआत होती है। 16-17 साल का आदमी लड़का और 22-25 साल के लड़के, इस तरह की यहीं से शुरुआत होती है। अगर यहीं पर वो खत्म हो जाए और डर बैठ जाए रोमियोज में, तो शायद बहुत सारे अपराधों की जड़ ही खत्म हो जाए। सर एक सवाल मेरा ये है, और काफी दर्शकों ने हमसे आग्रह किया कि सर से ये पूछिएगा। सर, योगी आदित्यनाथ की वो कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें औरों से बिल्कुल अलग बनाती है? बाकी के जो मुख्यमंत्री हैं, बाकी के जो नेता हैं, बाकी के जो लोग हैं जो राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं, उनसे अलग योगी आदित्यनाथ को कौन सी ऐसी चीज है जो उनको अलग बनाती है? सर, आपको क्या लगता है? देखिए, उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, इसीलिए वो सबसे अलग है। उस मुख्यमंत्री आवास में जिसमें अखिलेश का बेडरूम करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए गए थे, उसी मुख्यमंत्री आवास में कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री एक तखत पे सोते हैं। सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, दैनिक क्रिया के बाद पूजा, ध्यान, योग, और इसके बाद 6 बजे से उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। कहाँ मिलेगा ऐसा मुख्यमंत्री, आप बताइए। न उनका भतीजा है, न उनका परिवार है, न बीवी है, न बच्चा है। उनका जो अपना परिवार भी है ना, आप किसी से भी पूछ लीजिए, उत्तराखंड में आज भी बेचारे, उनकी बहन है, उनका जीजा है, सब्जी का ठेला लगाते हैं। और योगी ने किसी को कोई भी अपनी तरफ से कोई फायदा, कोई लाभ नहीं पहुंचाया कभी। और इसलिए कोई सोचता भी नहीं उनके बारे में कि वो कभी किसी अपने सगे संबंधी को किसी, वो कहते हैं हम, मैं तो योगी हो गया। और योगी का मतलब संसार से अलग, संसार में जो स्वार्थ है, स्वार्थ की चीजों से अलग। तो जिस व्यक्ति का स्वार्थ ही नहीं हो हरीश, वो व्यक्ति किसके लिए काम करेगा, आप बताइए। मैं यही चीज प्रधानमंत्री के लिए भी कहता हूँ। मोदी इसलिए अलग है क्योंकि वो किसके लिए बेईमानी करेंगे, आप बताइए। कोई भाई भतीजा, उनकी एक भतीजी थी जिसको आ, एक लोकल चुनाव लड़ना था अहमदाबाद में, गांधीनगर में, और उन्होंने कहा जो रूल सब पर लागू होगा वही इस पर लागू होगा। और वो रूल ये था कि किसी का रिश्तेदार नहीं हो, किसी का भाई भतीजा ना हो। उनकी कोई पैरवी नहीं हुई। इसीलिए मैं कहता हूँ योगी की सिर्फ एक बात जो किसी भी नेता में नहीं हो सकती, मोदी को छोड़ दें तो किसी भी नेता में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आदमी बेईमान हो जाता है। नेता बेईमान थे, इसीलिए 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते थे। सर, सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी। मैं कह रहा हूं सर कि योगी मुख्यमंत्री बनने से पहले बिल्कुल उनको कहा जाता था वो हिंदू हार्ड लाइनर है। और चूंकि वो जैसे सत्ता में नहीं थे, सांसद होते हुए उन्होंने कई बार इस तरीके के मुद्दे भी उठाए। सर, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से क्या उन्होंने अपना स्टांस कुछ चेंज किया, उनके व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन आया? आप क्या देखते हैं सर, और कैसे देखते हैं? देखिए, हार्ड लाइनर थे वो। और मैंने तो जब वो दूसरी बार, जब 1999 में जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो मैंने कैंपेन उनका कवर किया था। उससे पहले जब पहली बार वो लोकसभा के सदस्य बने थे, तो हेली रोड के आसपास उनका एक छोटा सा बंगला था, बंगला नहीं कहेंगे उसे, 2 कमरे का घर था, सरकारी आवास। मैंने उनका इंटरव्यू किया था उस समय। मैं आपको बता नहीं सकता वो कितने शर्मीले थे उस समय।
बहुत कैमरा शाई थे। उनसे कोई चीज निकलवा लेने में आधे पौन घंटे लग गए मुझे, और तब भी वो हाँ ना इस तरह के जवाब देते थे। तो वो राजनैतिक रूप से उतने प्रखर नहीं थे। जाहिर सी बात है, पहली बार आदमी आया है तो धीरे धीरे होगा। और सर फिर 26 हमने साल की उसी उम्र में 26 साल की हाँ उम्र में वो पहली बार सांसद हाँ बने थे। हाँ और फिर हमने उसी योगी को संसद में रोते हुए देखा, जब मुलायम सिंह यादव ने उनको घेर लिया था और उनको मारने का एक अटेम्प्ट हुआ था। और ये माना जा रहा था, जानकार मानते हैं कि सरकार के कहने पर ऐसा हुआ था। अ, तो उस समय भी वो जब संसद में आके रोए थे, तो हम सब ने देखा है, अभी भी उनका वीडियो मौजूद है। वो यानी कि वो उस बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरे। और अगर ऐसा आदमी अगर पहुंचता है सर्वोच्च पद पर, तो वो फिर हार्ड लाइनर नहीं रह जाता। जब आप सर्वोच्च पद पर पहुंचते हैं, अभी भी उनका दरबार लगता है, तो गोरखपुर जब वो जाते हैं, तो उनके वहाँ इतनी मुस्लिम फैमिलीज आती हैं अपनी अपनी फरियाद लेके। और बहुत सारे लोगों का उन्होंने काम करवाया। और क्यों ना करवाएं, वो एक राज्य के मुखिया हैं। उनके उनकी रियाया अगर एक आदमी भी, वो चाहे जिस धर्म का हो, बेशक उनको वोट एक धर्म के ना मिलते हो, लेकिन अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो तो सारे धर्मों के चीफ मिनिस्टर है, सारे लोगों के चीफ मिनिस्टर। इस बात का उन्हें हमेशा ख्याल रखा। और मैंने एक बार उनका दरबार देखा भी है। और वो मतलब किसी चीज को अगर कोई इशू है, तो उसको वो ये भी कहते हैं कि एक दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट दो कि इसमें क्या हुआ, एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब चीजें जो है, हार्डलाइनर होता है आदमी, राजनीति में होता है, लेकिन वो वोट वोट उसको बेशक किसी एक कम्युनिटी से ना मिले, लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर होता है तो वो काम सबके करता है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर सबका है। और ये बात उनको याद है, और ये बात याद रहना बहुत बड़ी बात है, हरीश। सर इतना तरीके से आपने ये बताया कि वो इतने दिन तक रहे, और ये भी बताया कि वो औरों से कैसे अलग थे। सर अगर हम कार्यकाल इतने पूरे मुख्यमंत्री हैं, जैसे अखिलेश हैं, मायावती हैं और योगी आदित्यनाथ है, अगर हम इनके कार्यकाल की तुलना करें, तो क्या लगता है सर कि योगी कहाँ खड़े होते हैं? वो कैसे उनसे आगे हैं या उनसे पीछे हैं, या किस तरीके का कार्यकाल है सर उनका? अखिलेश तो यादवों के मुख्यमंत्री थे, पिछड़ों के भी नहीं थे, मैं नहीं मानता। वे क्योंकि उनके समय में जिले का हर जिले का थानेदार यादव ही होता था। या आप कभी भी किसी ने अगर यूपी कवर किया हो, तो आप किसी से भी पता कर लें, तो वो एक खास कम्युनिटी के मुख्यमंत्री थे। और मुस्लिम्स उनका वोट थे। मुस्लिम और कहीं वोट करते नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, इसलिए उनका भी बहुत फायदा होता था। कोई आंख उठाकर भी कोई सवाल करने की कोशिश नहीं कर सकता था उनके समय में। आज आपने अतीक का क्या हुआ आपने देख लिया। कोई भी अपराधी हो, लोग कहते हैं कि बुलडोजर बाबा है। बुलडोजर बाबा सिर्फ इसलिए नहीं बुलडोजर चलाते हैं कि वो अपराधी है। बुलडोजर चलाने से पहले उसकी पूरी तहकीकात हो जाती है एक दिन के अंदर, कि उसने कहाँ कहाँ मकान बनवाया और निश्चित रूप से कब्जा करके बनवाया होगा, तो उसका पूरा लेखा जोखा आ जाता है। तो अगर अवैध कब्जा है तो खटाखट नोटिस दो, और 3 दिन के नोटिस पे, 10 दिन के नोटिस पे गिराओ उसको। देखिए हरीश, अतीक जब मैं इलाहाबाद में था, मेरा भी घर है इलाहाबाद में, तो जब मैं इलाहाबाद में था, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब वो उभरते हुए माफिया थे। और बाद में जब मैं एक न्यूज चैनल लॉन्च करने लखनऊ गया, करीब 2 दशक बाद, तो मेरी उनसे एक बार मुलाकात हुई थी। और तब मैंने उनका दबदबा देखा था, उनका काफिला चलता था। और उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया जो थे मुलायम सिंह यादव, उनसे बहुत गहरी उनकी छंती थी। मुलायम सिंह ने उनको बहुत प्रश्रय दिया हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब जानते हैं इस बात को। उसकी वजह से उसको अपना कारोबारी कहेंगे उसे, बढ़ाने में बड़ी मदद मिली। कारोबार भी क्या था, गुंडई करना, किसी का घर कब्जा कर लेना,
80 के दशक में या 90 के दशक में भी इलाहाबाद में कोई बिल्डर की कल्चर ऐसी कोई थी नहीं। लेकिन घर कब्जा कर किया जा सकता था, जमीनें कब्जा की जा सकती थी, वो करते थे। और व्यापारियों से जो वसूली होती थी इन लोगों की, वो होती थी। उसमें उनके भाई भी थे, अशफाक। तो वो कल्चर वो इतना बढ़ गया कि किसी ने उन्हें बता दिया कि लखनऊ में ज्यादा पैसे वाले हैं, तो वो लखनऊ तक पहुंच गए और लखनऊ में भी कब्जा वब्जा करना शुरू कर दिया। मतलब उनको बिल्कुल, तब तक वो राजनीति में भी आ गए थे। अच्छा, होता ये था कि वो खुद ही जाके धमका आते थे। जब उन्हें किसी ने बताया कि नोएडा में ज्यादा पैसा है, तो नोएडा के अथॉरिटी के ऑफिस में भी एक बार बहुत पहले आ गए थे और वहां भी उन्होंने खूब तोड़फोड़ मचाई थी खूब। उनको ऊपर से प्रेशर रहता है तो माफिया को कोई डर नहीं रहता, कोई कौन पकड़ेगा। जिस जिस माफिया के कुत्ते की खैर मुलायम सिंह यादव पूछते हो बतौर चीफ मिनिस्टर, तो फिर उसकी क्या चलती होगी उस सूबे में, आपको अंदाजा हो सकता है। तो यही कुछ हाल था। लेकिन वो सब आप देखते हैं योगी के समय में आके सब ध्वस्त हो गया। मुख्तार अंसारी भी थे, आपने देखा उनका क्या हश्र हुआ। तो सर मेरा मानना ये मेरा मानना ये है हरीश, की पुलिस काम तो कई बार, चीफ मिनिस्टर कोई कोई भी है, पुलिस दिखाने के लिए काम तो करती है, लेकिन वो केस इतना हल्का बनाते हैं कि वो केस अदालत में जाते ही छूट जाता है, आदमी 2 दिन बाद ही बाहर। तो ये चीज, ये कल्चर एक खत्म हुई है इस सूबे में। सर अब जब उन्होंने सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना लिया है, तो पार्टी में उनका कद तो निश्चित रूप से कुछ बढ़ेगा सर। तो ये जो प्रधानमंत्री वाली स्पेक्यूलेशंस चलती हैं कि मोदी के बाद योगी, इसको कितना बल मिलेगा सर? देखिए, कुछ मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हरीश, क्योंकि मैं राजनीति को बहुत करीब से मैंने देखा है। और ऐन वक्त पर क्या से क्या हो जाता है, एकदम आदमी अर्श से फर्श पर आ जाता है। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री के तौर पर वो बहुत सफल मुख्यमंत्री रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अ, आपने देखा होगा कि उन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया, उसके बाद उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने भी उन्हीं की तर्ज पर बनाया। और वो कहते हैं खुलेआम इस बात कि हम जैसे वहां पे बुलडोजर चलता है वैसे हम भी यूज करेंगे यहाँ पर। तो मिसाल बन रहे हैं वो, दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो आदमी जब वो नहीं रहता तब उसकी और तारीफ होती है, जो इस समय है मुख्यमंत्री। जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे मान लीजिए कभी, तो असली असली खेल समझ में आएगा, तब महत्व, असल महत्व समझ में आएगा लोगों को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि योगी ने सिर्फ माफिया पर शिकंजा नहीं कसा था, योगी ने ऐसे नेताओं पर भी शिकंजा कसा था जिन्होंने अंधेरगर्दी कर रखी थी। आपको याद होगा मोहम्मद आजम खान का क्या हुआ। रामपुर में उनकी तूती बोलती थी, रामपुर में ही क्यों कहें, यूपी में उनकी तूती बोलती थी। उन्होंने बस एक बार कह दिया था कि इस कलेक्टर को, जिले के कलेक्टर से मैं, अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं अपने जूते पॉलिश करवाऊंगा। और योगी ने किसी दूसरे काडर से एक आदमी को बुलाया और कहा कि वही आदमी अभी भी, आंजनेय कुमार सिंह, आप जानते हैं वो इस समय डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर है। और उन्होंने इतनी अच्छी जांच करवाई पुलिस की कि आजम खां के धीरे धीरे जितने पाप कर्म थे वो सामने आए, उसमें सबूत जुटाए गए। जो उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली थी, जो चोरी की थी किताबें, वो सारी बातें निकल कर बाहर आई और वो जेल के अंदर है। तो कहने का मतलब इस सरकार में एक फर्क यही है कि अगर पुलिस ने एक्शन लिया है तो उसको अंजाम तक पहुंचता है वो काम। तो ये एक फर्क होता है। कई बार क्या होता है, नेता जो है एक्शन ले लेते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनका आदमी है तो वो जल्दी छूट जाए, तो पुलिस जानबूझकर एक हल्का सा केस बनाती है जिससे वो जल्दी जमानत पर आ जाए। तो ये सब इस सरकार में नहीं है। यही फर्क है जो बहुत साफ देखा जा सकता है हरीश।
सर, योगी आदित्यनाथ को अक्सर कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जब बात अपने पॉलिसी को की हो, अपने जो है अपने शासन में ईमानदारी की हो और कठोर कर फैसले लेने की हो, तो वो अपने पार्टी के नेताओं के इतर भी दिखते हैं। यानी कि वो इस बात की चिंता नहीं करते कि हमारे पार्टी के जो नेता हैं, उनको किस तरीके का हमारा फैसला लगेगा और वो कर गुजरते हैं। तो कहीं न कहीं सर एक पार्टी में कोई षड्यंत्र भी हो सकता है क्या उनके खिलाफ? आपको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी छवि को धूमिल की जाए? देखिए देखिए यही एक वजह है योगी का। एक और उनका उनका गुण मैं बताता चलूं कि उनकी पकड़ अफसरों और मंत्रियों पर भी खो गई। अफसर और मंत्री थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे नेता चुपके से आते हैं, दिल्ली शिकायत करके चले जाते हैं। ये भी सब तो होता है, कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री आपने देखा होगा कभी कभी आते हैं तो अमित शाह और उसके बाद मुख्यमंत्री अरे प्रधानमंत्री से मिलते हैं। तो ये सारा उसी जो वही प्रक्रिया है कि 1 महीने में 2 महीने में लोगों ने जो भी इधर उधर शिकायत की हो, एक बार हाजिरी देके अपना सब कुछ उस पर बयान कर दें और बता दें कि क्या है क्या नहीं है। तो साजिशें तो होती ही हैं। जो आदमी जिस आदमी ने रिस्पेक्ट अर्न की हो अपनी मेहनत से, अपने काम से, अपनी निष्कलुषता से, अपने निष्कपट होने से, उस आदमी के पीछे तो लोग लगे रहते हैं कि कैसे इसकी कोई कमी पाए और इसको नीचे गिरा दें। ये सबके साथ होता है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मंत्री हो या राज्य का सूबे का कोई मुख्यमंत्री हो। ये कोशिशें होती हैं, लेकिन मैंने यही कहा ना कि सिर्फ अच्छा काम करना, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर करना ही काबिलियत नहीं होती, अपने आप को बचाना भी काबिलियत होती है। बेशक आप दिल्ली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन आपकी इतनी हैसियत होनी चाहिए, आपकी इतनी पकड़ होनी चाहिए दिल्ली में भी कि आप नहीं है तो आपकी कोई बात रखने वाला हो। तो ये सारी चीजें हैं योगी के अंदर। और बेशक कहने को योगी हैं, लेकिन प्रशासक बेहतर हैं, अच्छे हैं। मेरे ख्याल से तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इससे पहले के प्रशासन देखे, वो मानने में गुरेज नहीं करेंगे। हरीश। सर, अब योगी आदित्यनाथ पे विपक्ष हमेशा अनडेमोक्रेटिक होने का एक इल्जाम लगाता रहता है। उनका कहना है कि इनके शासन में अगर कोई सड़कों पे उतर जाता है, तो पुलिस जो है लाठियों का प्रयोग करती है और जबरन बल प्रयोग करके जो है और आंदोलन नहीं करने दिया जाता है। तो इस पे क्या स्टांस होगा सर? अगर आपको मैं आपसे पूछूं कि आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? हरीश, सड़क पर उतरने को लेकर या आंदोलन करने को लेकर योगी ने कभी कोई फैसला नहीं किया है। सड़क पर उतरकर पुलिस की गाड़ियों पर, लोगों की गाड़ियों पर पत्थर फेंकने को जरूर किया है। सार्वजनिक इमारतों को आग लगाने पर जरूर किया है। उन्होंने पकड़ा है लोगों को और कहा है कि चलो जुर्माना भरो। आपको याद होगा ऐसे केसेस हुए हैं, और योगी की पुलिस ने घर पे ऐसे जो जो लड़के थे जिन्होंने पत्थर फेंके थे या सार्वजनिक उपक्रम को नुकसान पहुंचाया था, उनके घर पर पोस्टर चिपका दिए गए और उन्हें अंत में हाथ जोड़कर आना पड़ा माफी मांगने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, नथिंग डूइंग, पैसे भरिए, जितना नुकसान किया है सब लोग मिलकर भरिए। इन लोगों के पोस्टर चिपकवा दिए जाते थे पूरे शहर में। तो जो आदमी कोई आदमी आंदोलन करने को, आप आंदोलन करने के लिए आप उतर सकते हैं। आप एक अगर 100 लोग हैं, झंडा लेके चलना चाहते हैं और आंदोलन करना चाहते हैं, प्रशासन की हाय हाय करना चाहते हैं, आप खुशी से कर सकते हैं, ये लोकतंत्र में होता है। लेकिन आप जिस मोमेंट पर आपने ये समझ लिया कि आप दूसरों की का नुकसान करेंगे, सरकार का नुकसान करेंगे, सरकारी गाड़ियों को, लोगों को परेशान करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, आपको ये जुर्माना भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सर, योगी का राज। सर जैसे योगी जी का एक त्वरित न्याय का फॉर्मूला है सर, कि अब जैसे अब जेसीबी पहले जाएगी, घर पहले तोड़ दिया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या।
सर इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में त्वरित न्याय के इस फॉर्मूले को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर कि इस तरीके का क्या इसमें कोई बेगुनाह भी आ जाता है जज में? इस तरीके से आपको लगता है सर? जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। एक बात ध्यान रहे, हमेशा किसी भी माफिया का घर गिराया गया है तो ऐसा नहीं है कि उसको नोटिस नहीं दी हुई होगी। नोटिस सबको गई है। एक्शन तब होता है जब पकड़ में आता है कोई। और मान लीजिए कभी एक्शन नहीं भी हुआ, नोटिस नहीं भी हुई, तो अचानक अगर कुछ ऐसा हुआ तो ये फैसला लिया जाता है कि इनका कागज देखो, इनका कहाँ रहते हैं, घर कौन सा है, क्या है, उनकी पूरी कुंडली निकाली जाती है। और आमतौर पर ये कब्जे के ही घर होते हैं, और जब कब्जे का घर होता है तो उस पे तोड़ने पर कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने सरकारी जमीन पर कब्जा करके आप अब उसको तो नोटिस भी नहीं देनी चाहिए उस आदमी को। अगर आपने सरकारी जमीन जमीन पर कब्जा किया है तो आपका घर गिरेगा गिरेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, जो आदेश है उन्होंने उसमें ये नहीं लिखा कि, उन्होंने कहा कि नोटिस देना जरूरी है। तो नोटिस दिया रहता है, नोटिस देने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो केस है, केस डायरी, वो बिल्कुल परिपक्व होती है, वो पक्की होती है, इसीलिए उस पर कोई उंगली नहीं उठती। सर ये अखिलेश यादव की बात हुई जब मैंने ये आपसे एक सवाल किया था सर कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में और मायावती की जो सरकार थी उसमें आप क्या बुनियादी फर्क देखते हैं? तो बात अखिलेश की तो हुई थी सर कि वो यादवों के मुख्यमंत्री हैं, और मायावती की और की बात रह गई थी सर कि योगी आदित्यनाथ और मायावती ये दो लोग बचते हैं। सर उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मायावती जब चीफ मिनिस्टर थी तब एक बात तो तय है कि जब जब वो चीफ मिनिस्टर रही हैं, सूबे के अफसर उनसे कांपते थे, डरते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मीटिंग करती थी, उसी मीटिंग में वो बेइज्जत कर देती थी और पूरी तरह डांटती थी अफसरों को। मतलब सारे अफसरों को बेशक नहीं डांटती होंगी, लेकिन जो काम में पीछे रह गया या जिसने काम जानबूझ के नहीं किया, आप जानते हैं अफसरों का जो अ, अफसर जो होते हैं उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। वो खासकर आईएएस और आईपीएस अफसर, उनको उनकी खाल बहुत मोटी होती है, तो बहुत मुश्किल होता है उनको पकड़ पाना। लेकिन एक मायावती थी जो उनको कंट्रोल करके रखती थी। मुलायम के समय में, अखिलेश के समय में ऐसा नहीं था। अब जो है, अब थोड़ा सा ढंग से चलते हैं अफसर, जो योगी के समय में है। कोई ऐसा डर नहीं है, लेकिन हाँ, काम जस्टिस देने का है। जस्टिस दो बस, ये उनका सीधा साधा ऑर्डर है। पहले वाले अफसर डरते इसलिए भी थे कि वो उन्होंने भ्रष्टाचार किए होते थे। अब उस भ्रष्टाचार में हिस्सा पहुंचाया नहीं पहुंचाया, मुख्यमंत्री को सब पता रहता था। तो अब जब मुख्यमंत्री को लेना एक ना देना दो, ना कोई भाई ना भतीजा, ना किसी को विदेश पैसा भेजना, ना कुछ करना है, तो फिर क्या कर सकते हैं आप? उसकी कमी कहाँ से निकालेंगे? और ऐसा नहीं है कि कमी निकालने वाले विपक्ष वाले ही ताड़ के बैठे हुए हैं। यहाँ अपनी पार्टी के लोग भी ताड़ के बैठे रहते हैं। वो भी खोजते रहते हैं कि कैसे कोई कमी दिख जाए और सीधे दिल्ली में हम जाके बताएं। तो किसी भी आदमी को एक पद पर पहुंचना और उस पद पर 10 साल तक निभा ले जाना, ये ज्यादा बड़ी बात होती है। बने रहना ज्यादा बड़ी बात होती है, बनिस्बत इसके कि इलेक्ट होकर वहां पर पहुंच जाए, सेलेक्ट होकर पहुंच जाए। तो इस लिहाज से मायावती और अखिलेश के दोनों के समय से योगी का प्रशासन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। सर अब समय चूंकि कम है, चलने का समय हो गया है, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें और मुस्लिम की बात ना हो सर, तो ये ऐसा लगता है जैसे पूरी डिबेट पूरी न हुई। जैसे विपक्ष हमेशा ये कहता रहा है कि दोहरा मापदंड अपनाते हैं योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को लेके। सर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो पॉलिसी सरकार बना रही है वो मुस्लिम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। सर इस पे थोड़ा-सा जो भी हमारी जनता है जो सुनना चाहती है उनको थोड़ा आप ये बताइए कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के कैरेक्टर को मलिन करने का काम किया जाता है, खासकर मुस्लिमों को लेकर? ये कहते हैं एनकाउंटर में मुसलमान ही क्यों मारे जाते हैं, मैं बिल्कुल इनकार करता हूँ।
अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी मारा गया था, देखिए। ये जब आरोप लगा रहे थे उसी के अगले दिन ही मार दिया गया। वो भी वो भी गैंगस्टर था, वो भी हिंदू ही था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही मारे जाते, ये कहते हैं कि बड़ी सेलेक्टिव है सरकार इसमें, ऐसा नहीं है। अब वही ज्यादा है और उन्होंने ही अभी तक अपराध किए हैं इतने ज्यादा, तो कोई क्या करे। मुलायम का शासन था या अखिलेश का शासन था, तो इसमें तो उनकी तूती बोलती थी, इसलिए खास कम्युनिटी हर चीज पर हावी रहती थी, गुंडागर्दी में भी हावी, वसूली में भी हावी। तो उन्होंने कंटिन्यू करने की कोशिश की योगी के प्रशासन में भी, लेकिन नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि मारे जाएंगे। अब वो उसमें कोई पुलिस ये नहीं पूछती है कि ये आप हिंदू हो या मुसलमान हो। बदमाश है और बहुत तगड़ा बदमाश है, बड़ा बदमाश है, तो वो ठोकने में वो कोई हिल हुज्जत करते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर पकड़ेंगे तो 2 दिन बाद जमानत हो जाएगी। तो बहुत सारी बातें होती हैं और ये आरोप बिल्कुल गलत है हरीश, कि योगी किसी खास कम्युनिटी को देखकर चलते हैं और उसी को ठोकते हैं। ऐसा नहीं है, गलत है ये। आप अगर रिकॉर्ड उठाकर देख लेंगे गैंगस्टर्स का, तो उसमें हर वर्ग का आदमी है जो ठोका गया है, जिसको एनकाउंटर में या जिसके खिलाफ मुकदमे बनाए गए। सर, ठोक दो शासन से शुरू होकर और जेसीबी तक, जेसीबी से शुरू होके और हिंदुवादी नेता तक, ये सारे तमगे जो है वो योगी आदित्यनाथ को लगते रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विकास के नए मानक गढ़े हैं योगी आदित्यनाथ ने। उनकी सरकार में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं और कहीं न कहीं आम जनता, आम लोग जो है उनको एक विकास की छवि योगी आदित्यनाथ में दिखती ही है। महिलाओं की सुरक्षा का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2022 में जब वो फिर से जीते और मुख्यमंत्री बन गए, तो मैं शाम की वॉक करने के लिए हम अपनी सोसाइटी में निकले थे यहाँ नोएडा में। हमारे आगे जाने वाली महिला अपने पति से कह रही थी कि अब मैं अपनी बच्चियों को फिर से नीचे खेलने भेज सकती हूँ। कैन यू इमेजिन सच काइंड ऑफ, इस कदर का जो है भरोसा किसी पर हो। वो कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं थी, वो एक सिंपल हाउसवाइफ थी। आप समझते हैं किस तरह का मैसेज जाता है? लॉ एंड ऑर्डर सीधा कर बिल्कुल। दीजिए, आप देखिए किस तरह का मैसेज जाता है। लोग आपको हाथों हाथ उठा लेते हैं। आपका इकबाल बिना किसी को गिरफ्तार किए आपका इकबाल बोलता है। तो इसलिए मैंने एक सिंपल उदाहरण जो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, वो मैंने आपको एक्सपीरियंस अपना सुनाया। तो ऐसा होता है। सर, अब चूंकि समय जो है एकदम बिल्कुल हमारा निकल चुका है और आप योगी आदित्यनाथ के बारे में आपने जो बातें बताई, निश्चित रूप से वह समझने वाली बातें हैं और विपक्ष का काम है टीका टिप्पणी करना, नुस्ख निकालना, है ना? उसके बाद भी अगर इतने बड़े प्रदेश पे कोई व्यक्ति 8 साल तक मुख्यमंत्री बना रहता है, तो यह काबिले तारीफ है। सर, आप हमारे शो में आए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आशा है सर आप आगे ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। नमस्कार सर।